हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 6 किया था उसमें हमने देखा था कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक आवेशित कण रख देते हैं तो उस आवेशित कण की चाल कितनी होगी, ये चीज़ हमने देखा था। और उसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक आवेश रख देते हैं, आवेश का कण रख देते हैं तो उसका गमन पथ कितना हो जाएगा, यानी कि उसकी जो इंटर करता है वो दो प्लेटें रखते थे, दो प्लेट रखे थे ना, दो प्लेट रखते थे, एक प्लस था एक माइनस था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बना था। तो जब उसमें मैं धनात्मक आवेश इंटर किया था एक, तो वो जब हमने धनात्मक इंटर किया तो वो ऋणात्मक की तरफ क्या हो गया था, मूव कर गया था। तो कितना मूव किया था, उसका विस्थापन कितना होता, गमन पथ कितना होता, ये चीज हमने निकाला था। और तीसरी चीज हमने देखा था कि यहाँ पे अगर कोई एक कण है तो उस कण संतुलन अवस्था में कब होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने देख रखी थी। उस पर क्वेश्चन हमने एक दो क्वेश्चन किया था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे। तो उसी पर आज हम पूरा का पूरा क्वेश्चन उस पर करेंगे, कितने टाइप से उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लो, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखो तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पर उस चीज़ के फार्मूले को यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हमारा फार्मूला क्या था, जल्दी से रिवाइज करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो हमारा चाल का फार्मूला आया था, वेग का आया था, तो ये v बराबर, ये हमारा यह चाल एक v बराबर आया था रूट में 2qex डिवाइड बाई m के बराबर आया था। पहला फार्मूला ये था हमारा चाल का। ठीक, ये यहाँ पे q जो था उस कण का आवेश था, e जो था वो वैद्युत क्षेत्र, x हमारा विस्थापन होता था और m जो था वो हमारा कण का द्रव्यमान था। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी कहा था कि ये फार्मूला मत याद रखो, थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो इसको मैं गतिज ऊर्जा के रूप में लिखाया था क्योंकि हमें पता है कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा बराबर होती है हाफ mv² के बराबर होती है। यही तुम्हारी गतिज ऊर्जा होती है, हाफ mv²। ठीक, तो इसको हमने गतिज ऊर्जा के रूप में लिखा था। तो गतिज ऊर्जा के रूप में लिखने पर हमारा v बराबर आया था रूट में 2k बाई m के बराबर। हमने कहा था ये फार्मूला है, याद रखना। तो हमारा जो वेग आया था वो 2k बाई m के बराबर आ गया था। अच्छा, एक रिलेशन हमने और निकाला था गतिज ऊर्जा और विभवांतर के रूप में निकाला था कि जी ए अगर माना था वहां पे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था, तो अगर उन पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर बी मान लिए थे तो हमारा एक और नया फार्मूला निकल के आया था कि जो हमारा k बराबर होगा, जो हमारा k बराबर होगा वो होगा qv के बराबर होगा। k जो होगा वो बराबर और किसके, qv के बराबर होता था। ठीक है, ये हमारे तीन फार्मूले जो थे, एक तरीके से बोले दो ही फार्मूला जो था हमारा वेग के रूप में, तो इसका कितना गति हो जाएगा, कितना वेग प्राप्त कर लेगा, ये था। और हमारा ये एक फार्मूला निकल के आ गया था। ठीक, उसके बाद जो गमन पथ वाला फार्मूला था, उस गमन पथ वाले फार्मूला थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसका जो फार्मूला था ये हमारा ये था कि अगर गमन पथ हमने y मान रखा है तो y बराबर जो आया था वो आया था qex² डिवाइड बाई mv² के बराबर आया था। वहां पे हमने शायद इसको v0 लिया था, तो इसको क्या कर लो, v0 कर लो, तो यही तुम्हारा qex² डिवाइड बाई mv0² के बराबर हो गया था। वैसे हमने कहा था कि इसको करने का तरीका याद रखना कि इसका हम कैसे इसको करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर टाइम देखो तो इसका टाइम कितना आया था, टाइम जो आया था वो हमारा x बाई v0 के बराबर आया था। इसको हमने कैसे किया था कि सबसे पहले हमने देखा था कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, x डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो रहा है, y डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो रहा है, उसको x और y में तोड़ के और हमने गति का फार्मूला लगा के वहां से हमने ये जो गमन पथ था y का मान हमने यहां पर निकाल लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने थीटा भी निकाला था कि जब वो कि जो हमारा आवेश है वो आवेश जब प्लेटों के बीच से बाहर निकलेगा तो कितने एंगल पे बाहर निकलेगा। तो ये जो हमारा आया था एंगल जो आया था वो हमारा आया था कि tan थीटा बराबर आया था qex डिवाइड बाई mv0² के बराबर। ये हमारा tan थीटा का फार्मूला आ गया था, qex डिवाइड बाई mv0² के बराबर। ये भी हमने उसी तरीके से vx और vy का मान निकाल लिया था, दोनों को डिवाइड कर दिया था तो हमारा tan थीटा का मान निकल के आ गया था। अब चाहो तो tan को उधर लेके चले जाओ तो थीटा का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, अब तीसरी बात करते हैं यहाँ के कि जब कोई भी कण संतुलन की अवस्था में कब होता है, तो कोई भी कण जो होगा वो संतुलन की अवस्था में तब होगा जब उसका QE जो होगा यानी कि वैद्युत बल जो हो जाए वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या हो जाए, बराबर, यानी QE जो होगा वो mg के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमेशा वो कैसा रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी देखा था कि अगर जो कण है उस कण की त्रिज्या r मान लिया जाए, उसका घनत्व ρ मान लिया जाए तो कण का द्रव्यमान हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू ρg के बराबर आ जाएगा। ठीक, रो हो जाएगा यहाँ पे g तो ρg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम E का मान निकाल
निकालते थे और Q का मान निकालते थे, लेकिन हमने कहा था याद मत रखो, बस संतुलन की अवस्था में यही याद रखो कि QE बराबर किसके होगा, mg के। उसके बाद हम सारी चीज़ें आसानी से ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया है, नोट कर लिए इसको, फिर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कॉपी के बगल में लिख लो कहीं पर या ऊपर बॉटम पे लिख लो, क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। चलिए मिटा दे रहा हूँ उसको। चलिए अब इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सब लोग चाहो तो कर ले जाओगे इसको। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10⁻³ वोल्ट विभव से त्वरित किया जाता है। इतना विभव से त्वरित किया जाता है, इतने विभव से उसको त्वरित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात कीजिए। कह रहा कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात करना है। और उसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। इसी में क्वेश्चन और कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ठीक है। चाहो तो एक बार पॉज करके इसको कर लो, नहीं तो मैं इसको कर ही रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करना, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा, कोई मुश्किल है नहीं। अब यार जिसको राइटिंग ना समझ में आ रही हो, बोला हूँ तो उसको नोट कर लो सुन के, ठीक है। उससे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। चलो देखो, यहाँ कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को इतना वोल्ट विभव से त्वरित किया जाता है। तो यहाँ पे जो विभव यानी कि विभवांतर जो दे रखा है 2 पॉइंट का, वो विभवांतर जो दे रखा है वो V बराबर दे रखा है हमारा 15 × 10⁻³ वोल्ट के बराबर। ये हमें विभवांतर इसका दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात कीजिए। तो एक बार बताओ कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात किया है ना, देखो इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश में निकालूं तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा, ठीक। अब कह रहा है किसी ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा और विभवांतर के रूप में रिलेशन पढ़े थे कि Q बराबर जो होगा, सही K बराबर जो होगा वो QV के बराबर होगा। अब जरा यहाँ पे मान रख दो, सबका बस हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो तो यहाँ से K का मान आ जाएगा, K बराबर Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 और V का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 15 × 10⁻³ वोल्ट के बराबर दे रखा है। ये इसका मान इतना दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से हमारा K का मान, इसका जरा गुणा कर दो, 16 का 15 में तो 16 × 5 = 80 और 16 करने में 16 और 8, 16 8 कितना हो जाएगा 24। एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे क्या करो दशमलव लगा दो, तो हमारा K का मान आ जाएगा 24.0 गुणे 10⁻⁻19 और प्लस का 3। तो K का मान हो जाएगा 24 × 10⁻, ये हो जाएगा यहाँ से 19, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, तो हो जाएगा माइनस का 16, तो K का मान हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻15 जूल के बराबर। ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है। 2.5 × 10⁻⁻15 जूल के बराबर। ये तो पता है ना कि दशमलव को जब हम दाहिने से बाएं तरफ लाते हैं तो 1 10 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जब बाएं से दाहिनी तरफ ले आते हैं तो 10⁻⁻1 से गुणा करते हैं। तो हमने देखो यहाँ था दाहिने से बाएं तरफ लेके आए तो 1 10 से यहाँ पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब गुणा कर दिया तो 10⁻⁻16 और 1 10 क्या हो जाएगा 10⁻1 -16 + 1 कितना हो जाएगा -15 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन की चाल का हमने 2 फार्मूला पढ़ा था। जो सबसे पहला वाला फार्मूला पढ़ा था वो हमारा था कि V बराबर √2QEX/m के बराबर
था। ठीक है, ये हमारा 2qEx डिवाइड बाई m के बराबर था, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा था चाल का, वो v बराबर पढ़ा था कि रूट में 2k बाई m के बराबर था। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जहां भी विभवांतर की बात होगी उस विभवांतर को कैपिटल B से लिखा जाएगा, कैपिटल V होगा, और जहां पे चाल की बात होगी वहां मैं स्मॉल v से लिखूंगा। ठीक है, तो इस दोनों में डिफरेंस रखना है। यहाँ पे ये हमारा जो है ये स्मॉल v है, और ये जो है ये हमारा कैपिटल V के, सॉरी ये कैपिटल V है और ये हमारा स्मॉल v है। ठीक है, तो देखो k का मान हमें पता है, तो k बाई m आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं पता है, कितना विस्थापन हो रहा है ये भी नहीं पता है, तो उस फार्मूले पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले को यहाँ पर लगाते हैं, तो v बराबर हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे देखो तो v का मान आ जाएगा रूट में 2 इंटू k का मान हमारा कितना है 2.4 इंटू 10 पे पावर -15 के बराबर, डिवाइड बाई m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो याद है ना, पिछले लेक्चर में भी लिखा था। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा वो होगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg के बराबर होगा। तो यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg के बराबर। ठीक, तो देखो v का मान निकल जाएगा, v बराबर हो जाएगा रूट में, देखो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद यहाँ भी, दोनों को क्या कर दो कैंसिल आउट, तो जाएगा 24 दूना 48 और डिवाइड बाई 91 गुणे 10 पे पावर -15 हटा दो यार kg क्या, ये 31 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 31, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा प्लस का 31 के बराबर, ये हो जाएगा प्लस का 31। ठीक, अब यहाँ से v का मान जरा निकालो, तो देखो v का मान निकालोगे, अगर यहाँ 49 होता तो मैं 7 लिख देता बाहर, 7 7 49 होता, लेकिन यहाँ पे एक कम 48 है, तो इसको लगभग में मान लेते हैं कि ये जो आएगा v बराबर आएगा 6.9 के बराबर। और 91 अगर देखो 81 होता तो मैं 9 लिखता, क्योंकि 9 9 कितना होता है 81 होता, और 10 दहम कितना होता 100 होता है। अगर देखो 81 होता तो इसको मैं 9 गुणे 9 लिख के बाहर निकाल लेता, अगर 100 होता तो 10 गुणे 10 लिख के बाहर निकाल लेता। अब देखो ये 91 जो है ये 81 और 100 के बीच में है, तो इसको इसी के बीच में वैल्यू लगभग मान लेते हैं, तो ये इसको मान लेते हैं 9.5 के बराबर। यहाँ रूट के अंदर कितना बचेगा, देखो -15 प्लस 31 कितना हो जाएगा 10 पे पावर 16, और इस 10 पे पावर 16 को डायरेक्ट बाहर निकालो, चाहे देखो यहाँ पे अब फिर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v का मान बचेगा फिर 69 डिवाइड बाई 95 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 पे पावर 8। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 0.725 करके ऐसे आता है, तो उसको 0.73 कर लेते हैं इंटू 10 पे पावर 8 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो चाहो तो इस दशमलव को एक अंक जब बाएं से दाएं ले जाओगे तो एक -10 से क्या होगा गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो v का मान जो आ जाएगा 7.3 इंटू 10 पे पावर 8, एक अंक इधर ले गए, एक 10 पे पावर -1 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से हमारा देखो v का मान आ जाएगा 7.3 इंटू 10 पे पावर, ये कितना हो जाएगा 7, और इसका मात्रक जो हमारा चाल का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड के बराबर, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारा v का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था ये। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, चलिए देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको खुद पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई जरूर करना। कह रहा है कि 4 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन, 4 गुणे कह रहा है कि 4 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलाम का परिमाण का इतना कूलाम के परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 इंटू 10 पे पावर
-4 kg, 1 × 0 × 10⁻⁻4 kg। ठीक है, ये लिख लो 1 × 10⁻⁻4 kg। ठीक है, इतना किलोग्राम की एक जल की बूंद एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। जल की बूंद को गिरने से रोकता है। ठीक है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करो, चित्र बना लो और आसानी से और बेहतर समझ में आ जाएगा, और खुद से करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो एक बार खुद से एक बार चित्र बना कर ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय दे सकते हो उतना समय दे लो, अधिकतम से अधिकतम समय। ठीक है, चलिए कर लिया, हो गया। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इतना न्यूटन पर कूलाम के परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। E बराबर वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर दे रखा है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम का। वैद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है। अगर इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है तो ये 2 प्लेट होंगी ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से 2 प्लेट होंगी, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र किधर बनता है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ बनता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्लेट होगा, इस प्लेट पर धनात्मक चिन्ह होगा, और जो ऊपर वाला प्लेट होगा उस पर कैसा होगा, ऋणात्मक चिन्ह होगा, तभी तो ऊर्ध्वाधर बन रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, कर वैद्युत क्षेत्र इतना कि एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। इतना किलोग्राम की एक जल की बूंद है। यहाँ पर कोई एक जल की बूंद रखी है जिसका जो द्रव्यमान दे रखा है m बराबर, देखो इस जल की बूंद का जो द्रव्यमान दे रखा है m बराबर दे रखा है 1 × 10⁻⁻4 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इस पे हमें आवेश निकालना है कि इस पर कितना आवेश होगा, ताकि ये संतुलन की अवस्था में क्या बना। देखो ये ऐसे, देखो थोड़ा सा देखो इमेजिन को, थोड़ा सा ऐसे वैद्युत क्षेत्र बना हुआ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक जल की बूंद रखा है, और जल की बूंद जो संतुलन अवस्था में एकदम रुका हुआ है। रुकेगा कब, तो इसके देखो ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या लगेगा, QE बल लगेगा, ऊपर की तरफ वैद्युत बल लगेगा QE, हम धनात्मक मान के चलते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ जो बल लगेगा वो mg लगेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों रुका रहे तो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो बीच में क्या होगा, रुका रहेगा। तो ये दोनों संतुलन अवस्था में होने के लिए हमारा अगर संतुलन अवस्था में चाहिए तो QE का मान जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। यही बात तो यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। इस जल की बूंद नीचे की तरफ नहीं गिर पाता, इसको क्या करा, रोके हुआ है। अगर रोके हुआ होगा तो ये दोनों कैसे होंगे, संतुलन अवस्था में होंगे। तो संतुलन अवस्था वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दो। कह रहा बूंद पर आवेश का मान ज्ञात करिए। ठीक है, Q का मान ज्ञात करना, तो देखो Q बराबर निकल जाएगा mg / E के बराबर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारा Q बराबर आ जाएगा mg / E के बराबर आएगा। तो Q बराबर है, देखो m का मान डायरेक्ट, यहाँ पे m का मान त्रिज्या और त्रिज्या नहीं दे रखा गोले का, डायरेक्ट m का मान दे रखा, तो m का मान उठा के रख दो, तो 1 × 10⁻⁻4। अब g का मान कुछ नहीं दे रखा है तो 9.8 रख दो, डिवाइड बाई E का मान कितना दे रखा है, 4 × 10⁻5 के बराबर है। ठीक है, अब इसी को हल करना, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो E का मान हो जाए, सॉरी Q है, तो Q का मान हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना कि दोनों कैसे संतुलन की रुका है, तो यानी कि कैसे संतुलन की अवस्था में है। बस यही मेन चीज़ था, ये समझ में आ गया। उसके बाद तो कहानी है यार पूरी करने वाली, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। देखो ऊपर कितना है, 9.8 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा 10⁻5, तो कितना जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा तो 10⁻�4, और दोनों जुड़ जाएगा तो 10⁻5। देखो ये ऊपर जाएगा 10⁻5, तो कितना बन जाएगा 10⁻5, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, समान है। तो यहाँ से हमारा Q का मान निकल के आ जाएगा, Q बराबर, देखो इसको काट दो तो हो जाएगा 4 दूना 8, बचेगा 1,
तो ये बनेगा 16, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16 बचेगा। उसके बाद कितना 18 है तो 20, फिर 0 बढ़ाओगे तो 4 पंचे 20, तो इसका मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2.45 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम के बराबर आ जाएगा। ये इतना आवेश इस पर अगर हम दे दें, अगर हम इस जो हमारा बूंद है, जल की बूंद है, यहाँ पे अगर इस बूंद को हम इतना आवेश दे देंगे 2.45 इंटू 10 पे पावर -9 कूलाम, तो ये क्या होगा, स्थिर अवस्था में रुका रहेगा, नीचे की तरफ ये नहीं गिरेगा। ये हमसे जल की बूंद का आवेश हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कर लिया यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो। चलिए तो देखो, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कि इसको एक बार, चाहे तुम्हें 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, लेकिन एक बार इसको रोक के जरूर ट्राई करना। ठीक है, कह रहा है कि एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, कह रहा है कि एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, ठीक, तथा जिस पर 10 पे पावर -8 कूलाम आवेश है, तथा जिस पर 10 पे पावर -8 कूलाम आवेश है, कूलाम आवेश है। ठीक है, कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ओर चलती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव, कह रहा है कि यदि पहले बिंदु का, कह रहा है कि यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो, कह रहा है एक बिंदु का विभव 600 वोल्ट तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो, दूसरे बिंदु का विभव कितना है, 0 है, तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग, कह रहा कि तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है पहले बिंदु पर गेंद का वेग कितना होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से ट्राई करो, चाहे 15 मिनट 20 मिनट समय लगे, लेकिन एक बार इसको खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ट्राई कर लीजिए। इसको ट्राई कर लिया, हो गया। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, तो गेंद का द्रव्यमान जो m दे रखा है वो m बराबर दे रखा है, तो गेंद का द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 1 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदल लो तो 1 × 10 पे पावर -3 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक,
एक गेंद है जिस पर 10 पे पावर -8 कूलाम आवेश है, यानी कि इस पर जो आवेश दे रखा है, यानी कि यहाँ पर जो Q बराबर दे रखा है 10 पे पावर -8 कूलाम के बराबर। करा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। अब जरा यहाँ पे चित्र बनाओ कि मान लो एक बिंदु ये हमारा A है और दूसरा बिंदु जो है ये हमारा बिंदु B दे रखा है। एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु जो दे रखा है वो A के बराबर दे रखा है। कह रहा है कि यदि पहले बिंदु का विभव, कह रहा है कि या एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर जो विभव दे रखा है ये विभव बराबर दे रखा है 600 वोल्ट। VA का जो मान दे रखा है वो 600 वोल्ट दे रखा है और जो VB का मान दे रखा है, यहाँ से VB का मान दे रखा है वो 0 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि विभव 600 वोल्ट है, यहाँ विभव कितना है 0 है, ठीक। का विभव 0 हो तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग, यहाँ पर जो गेंद का वेग है दूसरे बिंदु पर VV जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। 200 मीटर पर सेकंड में बदल लो तो ये हो जाएगा 20 × 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि पहले बिंदु पर गेंद का वेग ज्ञात करिए, यानी कि हमें VA का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हमें VA का मान ज्ञात करना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, अगर टफ बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो सिंपल सा है। कह रहा है कि एक गेंद है, मान लो ये हमारा गेंद है, ठीक। इसका द्रव्यमान इतना दे रखा है, इस पे आवेश दे रखा है, कह रहा है इस पॉइंट का विभव इतना है, इस पॉइंट का विभव इतना दे रखा है, कह रहा है कि इस पे गेंद का वेग इतना होता है। और कहानी ये है इसमें कि गेंद जो है वो बिंदु A से बिंदु B की तरफ जाती है। जो बिंदु A से बिंदु B की तरफ गेंद जाती है तो इसके वेग में कुछ परिवर्तन होगा। देखो जब गेंद होगा उस, यही तो कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, यानी कि बिंदु A से बिंदु B की ओर क्या होती है, चलती है गेंद। जब यहाँ से यहाँ तक गेंद जाएगा तो कुछ इसके स्थितिज ऊर्जा में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर गेंद कुछ चलेगा, जैसे देखो गेंद यहाँ से, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, गेंद यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया तो कुछ उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, या बोलो कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। और जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा वो किसके बराबर होगा, जो कार्य करेगा उस कार्य के बराबर ही तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। जो गेंद पर कार्य, देखो गेंद तो अपने आप तो यहाँ से वहाँ तक नहीं चली जाएगी ना, इस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो इस पर जो कार्य करोगे, यहाँ से देखो गेंद को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करोगे तुम, उसी वो कार्य जो होगा, जो कार्य करोगे उस पर जो ऊर्जा दोगे वो ऊर्जा किस रूप में, वो ऊर्जा हमारी किस रूप में इसमें इकट्ठा हो जाएगी, वो हमारी गति ऊर्जा के रूप में इसमें इकट्ठा होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि गेंद की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है वो किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो कि गेंद की गतिज ऊर्जा में वृद्धि लिख लो या परिवर्तन लिख लो, कि जो वृद्धि होगा या परिवर्तन होगा किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। यही तो कह रहा है कि देखो सिंपल सी कहानी है यार, अगर मैं यहाँ से गेंद को उठाकर यहाँ तक ले जा रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करेंगे तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा कुछ किस रूप में इकट्ठी हो जाएगी, वो हमारी स्थितिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि गति कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा आएगा, इसी रूप में हमारी इकट्ठी हो जाएगी। बस यही, ये दोनों बराबर कर दो, यहाँ से हमारा VV का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले पानी गतिज ऊर्जा अगर लिखोगे तो वो हो जाएगा ½ m, ये हो जाएगा ½ mv A का स्क्वायर माइनस ½ mv B का स्क्वायर, ठीक। चाहो तो यहाँ वृद्धि की जगह पे लिख लो कि गेंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। और कार्य का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ से विभवांतर का फार्मूला पढ़े थे सॉरी, देखो विभवांतर का फार्मूला यहाँ से पढ़े थे कि विभवांतर बराबर पढ़े थे कि W/Q के होगा। तो यहाँ से जो वर्क निकल जाएगा वो VQ के बराबर आ जाएगा। तो किया गया वर्क जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, VQ के बराबर हो जाएगा। और जो V होगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा। तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल लो कि A व B के बीच का विभवांतर,
इनके बीच का विभवांतर निकाल लो। तो विभवांतर जब b निकालोगे तो देखो विभवांतर हमारा v बराबर आ जाएगा, यहाँ से पहले का कितना दे रखा है 600, तो ये हो जाएगा 600 माइनस इसका विभवांतर कितना है 0 है, तो सॉरी विभव 0 है तो विभवांतर कितना आ जाएगा 600 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो हमारा विभवांतर कितना आ गया 600 वोल्ट के बराबर हमारा विभवांतर आ गया। अब सारे मान पते हैं यहाँ पे रख दो, हमारा जिसका VA का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला मिटा दूँ ना, ऊपर क्वेश्चन कर लिया इसको। ठीक, देखो अब ऊपर इसको कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें करना क्या था, सिंपल सी कहानी कह रही थी कि गेंद को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, ले जाओ। जब यहाँ से गेंद को यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जो होगा वो हमारी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। बस यही वाला हमने यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लिया और किए गए कार्य के बराबर रख दिया, हमारा VA का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, हाफ m कॉमन है, तो यहाँ से 1/2 इंटू m बाहर निकालो, बचेगा क्या VA का स्क्वायर माइनस VB का स्क्वायर बराबर का इधर कितना है V इंटू क्यू के बराबर। तो यहाँ से देखो हाफ, जरा m यहाँ से एक काम करते हैं कि VA का स्क्वायर माइनस VB का, अच्छा VB का मान कितना दे रखा है इतना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर जब करोगे तो 20 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 है, तो इसका स्क्वायर 2 बार लिख लेते हैं इसको ऐसे कि 20 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 और गुणे 20 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक बराबर का, इस m को इधर ले आते हैं, 2 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, 2 इंटू V का मान विभवांतर कितना आ गया 600 आ गया, तो विभवांतर हो जाएगा हमारा 600 इंटू आवेश कितना दे रखा 10 पे पावर माइनस 8 डिवाइड बाई ये m कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, अरे ये 2 इधर जाएगा और m कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो m का मान कितना दे रखा 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 के बराबर। ठीक है, तो देखो VA का स्क्वायर बराबर, ये पूरा टर्म इधर जाएगा तो ये माइनस में तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो इसको ये 20 कितना हो जाएगा 4 यानी कि हो जाएगा 400 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 के बराबर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि हो जाएगा 1200 गुणे 10 पे पावर, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो 10 पे पावर माइनस 8 है और 10 पे पावर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, दोनों को जोड़ दो तो माइनस 8 प्लस का 3 के बराबर। तो VA का मान निकल जाएगा, देखो यहाँ से VA बराबर, अच्छा इसको चाहे ऐसे ही रहने दो अभी कि VA का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, जरा इस दोनों जीरो के इसको ऐसे लिख लो कि 4 गुणे 10 पे पावर 2 और गुणे 10 पे पावर माइनस 4। ठीक, प्लस का इसको भी इसी तरीके से लिख लो कि 12 गुणे 10 पे पावर 2 और ये हो जाएगा गुणे 10 पे पावर माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी इजाज़त हो तो इसको मिटा दूँ इधर से, यहाँ से इसको मिटा दूँ, इसको तो नोट ही कर लिया होगा। चलिए देखो, तो यहाँ से हमारा VA स्क्वायर, देखो VA स्क्वायर बराबर निकलेगा VA स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से जाएगा 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 2, यहाँ से घट जाएगा। ठीक, दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा हमारा गुणे 10 पे पावर माइनस 4 है ना, तो माइनस 2 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का, यहाँ से हो जाएगा 12 गुणे, देखो वापस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकलेगा 10 पे पावर माइनस 3 निकलेगा। अभी हम इन दोनों को जोड़ तो सकते नहीं क्योंकि यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 2 है, यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 3 है, तो इसको भी 10 पे पावर माइनस 2 बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम VA का स्क्वायर इस तरीके से लिख लेते हैं कि 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 प्लस दशमलव यहाँ पर है ना अभी, तो एक अंक जब दाहिने से बाएं लेकर आएंगे तो 1 10 से गुणा होगा, जब 1 10 से गुणा होगा तो गुणे 10 हो जाएगा, तो ये 10 और ये माइनस 10 पे पावर 1 करके लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ से हो जाएगा VA का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 प्लस 1.2 गुणे, अब देखो ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब आसानी से इन दोनों को हम जोड़ सकते थे, देखो यहाँ पर नहीं जोड़ सकते थे क्योंकि ये 10 पे पावर माइनस 3 है, कितना 10 पे पावर माइनस 2, तो पहले दोनों को बराबर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या कर लिया बराबर कर लिया यहाँ से, अब आसानी से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो VA का स्क्वायर बराबर निकल जाएगा हमारा यहाँ से, VA का स्क्वायर बराबर निकल जाएगा, देखो
ये हो जाएगा 4 और 1.5, तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5.2 गुणे 10 पे पावर -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो -4 मत करना यहाँ पे, क्योंकि ये गुणे के रूप में नहीं है कि दोनों आधार जुड़ जाएंगे। अब ये दोनों सेम है, दोनों का दोनों जुड़ जाएगा। या इसको ऐसे चाहो तो समझ लो कि देखो VA का जो स्क्वायर होगा, पूरे में से 10 पे पावर -2 बाहर निकल रहा है, तो 4 प्लस का, देखो 4 प्लस का 1.2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.2 गुणे 10 पे पावर -2 के बराबर हो जाएगा। अब जब इसका VA का मान निकालोगे, इसका अंडर रूट लोगे, देखो यहाँ से इसको चाहे एक लाइन लिख लो कि ये हो जाएगा रूट में 5.2 गुणे 10 पे पावर -2 के बराबर। ठीक है, ये भी मिटा दो, थोड़ी सी ज़्यादा तो आपकी, ये मिटा दो इधर से। ठीक है, चलिए देखो यहाँ से तो VA का मान जो निकल जाएगा हमारा, VA बराबर निकल, ये आ जाएगा 5.2 को बाहर निकालोगे तो चाहो तो आंसर यहीं पर रख कर छोड़ दो, और उसके आगे सॉल्व करना चाहो तो इसका मान जो होगा ये होगा हमारा 2 इसका जो मान होगा वो होगा हमारा आएगा 2.28, क्योंकि 4 का 2 होता, हाँ ठीक है, 2.28 हो जाएगा इंटू 10 पे पावर -1, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो ये इसका मान हो जाएगा 2.28 इंटू 10 पे पावर -1 मीटर पर सेकंड के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। VA की जो चाल होगी वो इतनी चाल होगी VA की। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं है, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा टेंशन वेंशन की कहानी आएगी, तो उसको भी करो टेंशन की कहानी। देखो अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान, लोलक के गोलक का द्रव्यमान, एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान 8 मिलीग्राम तथा आवेश 39.2 गुणे 10 पे पावर -10 कूलाम है। ठीक, कह रहा यह 2 गुणे 10 पे पावर 3 वोल्ट, यह 20 दे रखा है, यह 20 गुणे 10 पे पावर 3 वोल्ट पर मीटर के समरूपी वैद्युत क्षेत्र में, के समरूपी का मतलब एक समान, समरूपी वैद्युत क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर स्थिर अवस्था में है। ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर स्थिर अवस्था में है। थीटा का मान ज्ञात करिए, कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान यहाँ से निकालना है। अब थोड़ा सा हिंट ये भी ले लो कि डायरेक्ट वही थीटा वाला फार्मूला मत रख देना, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। पहले यहाँ पे चित्र बना लो, और चित्र बनाने के बाद फिर उसके बाद आसानी से ये हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार इसका चित्र बना लो, चित्र बनाने के बाद ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। चित्र बना लो एक बार इसका पहले। चलो एक बार कोशिश कर लो चित्र बना के। कर लिया? हो गया? चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान 8 मिलीग्राम है, तो द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 8 मिलीग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 8 गुणे 10 पे पावर -6
किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, आवेश जो दे रखा है Q बराबर यहाँ पर जो उस पर आवेश है Q बराबर दे रखा है 39.2 गुणे 10 पे पावर -10 कूलाम है, या इतना वोल्ट के समरूपी वैद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर, वैद्युत क्षेत्र का भी मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, तो E बराबर दे रखा है 20 गुणे 10 पे पावर 3 वोल्ट पर मीटर है। ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर स्थित है, थीटा का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखो इसका मेन चित्र है, इसका चित्र, अगर जिसने इसका चित्र बना लेंगे सही से उसका आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से मान लेते हैं, यहाँ पर है ये लोलक है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर लोलक लटका हुआ है स्ट्रिंग में। ठीक है, कह रहा है कि एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है, यही गोलक है, इसका द्रव्यमान 8 मिलीग्राम है। ये कह रहा है कि थीटा कोण पर, तो मान लो यहाँ पर आकर ये इस तरीके से यहाँ पर आकर स्थिर लटका हुआ है, और ये कोण जो है ये कोण हमारा कितना है, थीटा के बराबर है। तो कह रहा है कि एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान 8 मिलीग्राम तथा आवेश इतना है। ठीक, कह रहा है कि समरूपी वैद्युत क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर थीटा कोण पर स्थिर लटका हुआ। देखो पहले तो ये एक समान वैद्युत ऊर्ध्वाधर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक तरीके से लटका देता, सिंपल तो कहानी हो जाती, लेकिन अब ये कह रहा है कि उसे थीटा एंगल पर, तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती ये होती एकदम सीधा लटके होता है ऐसे, लेकिन इसको क्या कर दिए कि यहाँ से थीटा एंगल ले गए, यहाँ से थीटा एंगल ले जाकर यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रोक दिया, स्थिर अवस्था में ये रुका हुआ है। अब कह रहा है कि ये बताओ इस थीटा का मान कितना होगा, बस इतना सा काम निकालना कि थीटा का मान कितना होगा। एक सबसे मुश्किल है थीटा का मान निकालना। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले इस पे देखते हैं किस दिशा में बल लगेगा। देखो अब जो नीचे की तरफ तो एक बल हमारा लगेगा mg, एक जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ हमारा बल किस डायरेक्शन में लगेगा, mg लगेगा नीचे की तरफ। ठीक, mg लग जाएगा नीचे की तरफ। ये टेंशन जो है वो स्ट्रिंग पे लगती है, तो हमारा टेंशन कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, टेंशन हमारा जो लगेगा इस तरीके से लगेगा। अब इसको जरा, ये एंगल थीटा है तो ये बताओ क्या ये एंगल भी इसका कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग है, ये एंगल थीटा बना है, इसका 2 कंपोनेंट कर दो, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट हमारा इधर आएगा और ये हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा। अब यहाँ से देखो जो हमारा टी कॉस थीटा है, टी कॉस थीटा ये तो संतुलन कर रहा है किसके साथ, mg के साथ संतुलन कर रहा है। टी कॉस थीटा जो है ये टी कॉस थीटा हमारा mg के साथ क्या कर रहा है, संतुलन अपना बना रहा है। यहाँ से देखो ये इस तरीके से, देखो ऐसे है, मान लो कि ये इसको ऐसे लटकना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे थीटा कोण पे क्या हुआ, लटका हुआ इस तरीके से। ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ पे लटका हुआ तो नीचे की तरफ mg लगेगा, इस स्ट्रिंग से बनी हुई है तो इस स्ट्रिंग में अब क्या लगेगा, टेंशन भी लगेगा। यहाँ पे जब टेंशन लगेगा तो इस टेंशन का देखो ऐसे ही तो है ये, तो इस टेंशन का हमने 2 कंपोनेंट कर लिया, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और ये भी हमारा क्या होगा टी साइन थीटा। अब यहाँ से देखो इसको लटकने के लिए बराबर बैलेंस होना चाहिए ना, जैसे ये था हमारा, जैसे देखो ये था हमारा, ऊपर हमारा टी कॉस थीटा लग गया, नीचे mg लग गया, तो टी कॉस थीटा जो होगा ये mg के बराबर हो गया। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है टी साइन थीटा, जब तक मैं इस दिशा में बल नहीं लगाऊंगा तो ये क्या इस तरफ मुड़नी चली जाएगी। अगर ये दोनों बराबर ना होते तो ये नीचे की तरफ घुसती, लेकिन ये दोनों तो बराबर हो गए, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बल इस दिशा में लग रही है ना, जब इस दिशा में देखो बल लग रही है तो टी साइन थीटा के बराबर, तो ये इस तरफ आएगा ना, जबकि हमें इसको क्या करना है, स्थिर रखना है। जब इसको स्थिर रखना है तो इसको स्थिर रखने के लिए इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ेगा, तो इस तरफ हम बल कितना लगा देंगे, QE के बराबर लगा देंगे। तो इस तरफ हमारा जो बल लगेगा वो बल कितना जाएगा, QE के बराबर लग जाएगा, क्योंकि एक ही बल हमारे पास बचा है वैद्युत बल, तो वैद्युत बल हम इस दिशा में लगा देंगे ताकि ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ से हमारा जो आएगा टी साइन थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, ये हमारा QE के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सा काम कर रहा हूँ। ये टी कॉस थीटा जो है ये बराबर है mg के। अब इधर हमारा टी साइन थीटा भी लग रहा है, जब हमने टी का 2 कंपोनेंट किया तो इधर हमारा टी साइन थीटा लग रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में, इसकी विपरीत दिशा में टी साइन थीटा के अगर मैं बल नहीं लगाऊंगा तो ये इस तरफ क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी, इस तरफ आने लग जाएगी, जबकि हमें इसको रखना किधर है, स्थिर अवस्था में रखना है। जब स्थिर अवस्था में रखना है
तो इसके विपरीत दिशा में हमने क्या लगाया था, क्यू ई के बराबर वैद्युत बल लगा दिया यहाँ पे, तो टी साइन थीटा हो गया क्यू ई के बराबर। अब इसी दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम जी के बराबर। टी से टी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा के बराबर। देखो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर क्यू का मान कितना दे रखा है 39.2 इंटू 10 पे पावर -10। ई का मान कितना दे रखा है 20 गुणे 10 पे पावर 3। एम का मान द्रव्यमान इतना दे रखा है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 पे पावर -6 गुणे। जी का मान कुछ नहीं बोला है, तो 9.8 रख लो, यहाँ से 9.8 रख लो। अब देखो इन सबको काटो पीटोगे तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा टेन थीटा बराबर 1 बच जाएगा। अब टेन थीटा 1 को मैं कितना लिख सकता हूँ, टेन 45 डिग्री लिख सकता हूँ। यहाँ से टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से थीटा का मान कितना जाएगा 45 डिग्री। तो अगर मैं इसको 45 डिग्री पर मोड़ के यहाँ पर रखूँगा तो ये क्या होगा, स्थिर अवस्था में रुका रहेगा, ना आगे आएगा ना तो ये पीछे जाएगा। तो थीटा का मान कितना जाएगा 45। अब देखो ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहाँ से दशमलव को दशमलव से काट देना, इन सबको काटो पीटोगे तो सब कुछ क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसमें मेन चीज़ बस इतना सा था, इतना सा काम इसमें सिर्फ इतना सा सोचना था कि ऊपर देखो टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर लेगा, ये टी साइन थीटा को बैलेंस कौन बैलेंस करेगा। तो टी साइन थीटा को हमने बैलेंस किससे करा दिया, क्यू ई से बैलेंस करा दिया। तो क्यू ई से बैलेंस हो गया, बाकी हमारा उसका एंगल आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से स्ट्रिंग वाला खेल भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, हो गया इतना। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर कर ले गए तो ये समझ लो कि तुम्हारा जो विस्थापन वाला क्वेश्चन था वो विस्थापन वाला तुम्हें पूरा समझ में आ गया, अगर इस क्वेश्चन को तो कर ले जाते हो, ठीक है। पूरा बराबर से प्रॉपर डायग्राम बनाना, ढंग से बना के आराम से करना, पूरा समय लेना उसमें, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से कैथोड किरण नलिका में विरामावस्था से नलिका में विरामावस्था से 10 पे पावर 3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। 10 पे पावर 3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, ठीक है। कह रहा है त्वरित इलेक्ट्रॉन दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच त्वरित इलेक्ट्रॉन दो समांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच क्षैतिज प्लेटों के बीच प्रवेश करता है। कह रहा है कि जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा उनके बीच की दूरी उनके बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है। यदि इलेक्ट्रॉन प्लेटों के बीच स्थापित वैद्युत क्षेत्र में यदि इलेक्ट्रॉन प्लेटों के बीच स्थापित वैद्युत क्षेत्र में
स्थापित वैद्युत क्षेत्र में 2.5 मिलीमीटर तक 2.5 मिलीमीटर तक विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित हो जाता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए इसको, तक मैं थोड़ा इंक पिला दूँ इसको। चलिए इसको ट्राई करिए खुद से। कर लिया? इसको ट्राई कर लिया? एक बार कोशिश कर ले। देखो इसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय दे सकते हो उतना समय दे लो। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे लो। एक ही क्वेश्चन पे सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चित्र जरूर बना लेना। देखो करें इसको हम, कर लिया ना तुमने? चलिए, करा कि कैथोड किरण नलिका में विरामावस्था से 10 पे पावर 3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। कैथोड किरण नलिका में विरामावस्था से, एक मिनट, क्या मैं ऐसे, कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन है यार, यहाँ पे छोटा सा लिख लो कि एक इलेक्ट्रॉन विरामा अवस्था। चलो अब समय ले लो, अगर पिछली बार गड़बड़, अब समय ले लो कि विरामावस्था से एक इलेक्ट्रॉन 10 पे पावर 3 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। ठीक, 3 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, यानी कि विभवांतर का V का जो मान दे रखा है वो 10 पे पावर 3 वोल्ट दे रखा। ठीक, पर त्वरित किया जाता है। त्वरित इलेक्ट्रॉन 2 समांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच प्रवेश करता है। जो त्वरित जो इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 समांतर, एक हमने क्षैतिज एक प्लेट ये मान लिया और दूसरा प्लेट हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऊपर पे जो प्लेट पर जो आवेश है वो धनात्मक आवेश है, और नीचे मान लेते हैं कि जो नीचे आवेश है वो ऋणात्मक आवेश है। जो नीचे आवेश है वो आवेश हमारा कैसा है? ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश से कह रहा है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ये। ठीक, देखो इस पे कह रहा है कि पहले कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को, पहले कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को इसमें कैथोड किरण नलिका में इसमें प्रवेश कराते हैं किसने? विभवांतर से 10 पे पावर 3 वोल्ट के विभवांतर से। यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या करते हैं? प्रवेश कराते हैं। ठीक, करा 2 समांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच प्रवेश करता है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दे रखी है वो हमारी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, तथा उनके बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर, यानी कि ये जो लंबाई दे रखी है ये लंबाई हमारी 0.5 मिलीमीटर दे रखी है। ठीक है, जितनी चीज़ अब कह रही है सब वही क्वेश्चन से जितना कह रहा है सब कुछ लिख रहा हूँ। यदि इलेक्ट्रॉन प्लेटों के बीच स्थापित वैद्युत क्षेत्र में, देखो इन 2 प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है उसमें 2.5 मिलीमीटर तक विक्षेपित हो जाता है, यानी कि इसको जाना तो कैसे चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है। और विक्षेपित होने पर ये जो विक्षेपण होता है इसका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो विक्षेपण होता है ये कितना दे रखा है? 2.5 मिलीमीटर के बराबर इसका विक्षेपण हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? जाना तो इसको कैसे चाहिए? सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाके थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है। और विक्षेपित कितना होती है? यहाँ से जो विक्षेपण है ये है 2.5 मिलीमीटर के बराबर ये विक्षेपित हो जाती है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर बताना कह रहा है कि इस प्लेट के बीच में कितना विभवांतर है, ये विभवांतर यहाँ पे बताइए। तो हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी v0 के बराबर है। जो द्रव्यमान जो है वो m है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी v0 के बराबर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, जो वैद्युत बल लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा कि ऊपर की तरफ लगेगा? क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में नीचे की तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, तो इस पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में बल लगेगा। ये बल लगेगा हमारा QE के बराबर बल यहाँ पर
लगेगा। ठीक है, अच्छा देखो, एक तो मैं सिंपल फार्मूला जो इसका फार्मूला बताया था, ये विस्थापन का फार्मूला कितना बताया था, ये विस्थापन का फार्मूला बताया था कि y बराबर जो होगा वो होगा हमारा QE(x²) डिवाइड बाई 2mv0 स्क्वायर के बराबर होगा। देखो ये दूरी जो हमारी कितनी थी, जो हमारी लंबाई थी, इसकी जो प्लेट की लंबाई थी वो x थी, तो x बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, x बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, उसको 2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर के बराबर लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा वैद्युत क्षेत्र ई नहीं दे रखा है, ये विस्थापन जो हमारा था y था, ये y का मान दे रखा है, y का मान कितना दे रखा है, y का मान दे रखा है 2.5 मिलीमीटर। ठीक, अब मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर हो जाएगा। देखो y का मान मिल गया, यहाँ से हमारा x का मान मिल गया, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होगा। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। जब हमें वैद्युत क्षेत्र मिल जाए, देखो वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा, अभी हमारे पास V नहीं आया है। देखो जब हमें वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा तो V बराबर हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि V/D के होता है, ये फार्मूला पढ़े हैं ना, या तो इसको ऐसे याद रखो कि dV बराबर जो होगा E.dr के बराबर होगा। इस दोनों बीच की लंबाई जो है यही तो हमारी होगी। ये सिंपल एक फार्मूला पढ़े थे कि E बराबर जो होगा V/D के होगा। देखो D का मान कितना दे रखा, 0.5 मिलीमीटर दे रखा, वैद्युत क्षेत्र का मान इधर से निकल जाएगा तो दोनों बीच का विभवांतर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये तो पूरी कहानी हो गई। अब V0 कैसे मिलेगा, ये हमें V0 निकालने के लिए देखो ये विभवांतर दे रखा है, ये V0 निकालने के लिए विभवांतर की कहानी दे रखा है। देखो विभवांतर का कहानी हमें पता है कि अगर मैं गतिज ऊर्जा निकालूं तो K बराबर होगा 12mv² के बराबर होता है। यहाँ पे V0 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे V0 हमने लिखा है। और गतिज ऊर्जा K बराबर कितना होता है, K बराबर होता है Q इंटू V के बराबर होता है। K बराबर कितना होता है, QV के बराबर होता है। अब देखो इसको इधर ले आओगे, देखो इसको जरा इधर लेके आओ, जब इधर लेके आओगे तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2QV डिवाइड बाई M बराबर V0 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब V0 का स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दोगे, देखो V0 का मान भी हमारा क्या मिल गया, यहाँ से सीधा सीधा कहानी आ गई। देखो ये तो पूरी कहानी थी। अगर हमें फार्मूला याद है, अगर फार्मूला याद है तो अब यहाँ से निकल जाएगा ना यार। अरे यहाँ से बचा ही क्या है क्वेश्चन में, यहाँ का मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा दूँ, ठीक है मिटा दो क्वेश्चन। चलिए देखो जब यहाँ तक अगर हमें फार्मूला याद है तो कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ से देखो जरा इसको मान लो फर्स्ट, और फ्रॉम फर्स्ट लिख लो कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब निकालेंगे तो जरा y बराबर जो हमारा दे रखा है QE(x² डिवाइड बाई 2m V0 का V0 स्क्वायर का मान जरा यहाँ पे रखो तो 2QV/m रखोगे इंटू 2QV/m के बराबर रखोगे। ये V वाला विभवांतर वाला V है हमारा यहाँ पे, ठीक है, V के बराबर रखोगे। ठीक, अच्छा V² है, यहाँ भी V², ठीक है, डिवाइड बाई m। अब देखो ये m कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये m ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा, इस m से m क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा QE(x² डिवाइड बाई 2 जा हो जाएगा 4। अच्छा एक काम करो, देखो Q से Q भी कैंसिल हो जा रहा है, तो Q से Q भी कैंसिल कर दो, ये भी हटा दो यहाँ से, तो 2E(x² डिवाइड बाई 2 जा 4 V के बराबर बचा। तो देखो वैद्युत क्षेत्र E का मान हमें दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र E का मान तो हमें निकालना ही है, ठीक है, ये इतना आ गया y के बराबर। तो अब जरा अगर E बराबर निकालोगे तो देखो अगर ये y बराबर इतना आया है तो अगर E बराबर निकालोगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 4VY डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा x² के बराबर 4 इंटू V का मान विभवांतर स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 10⁻3, ये V विभवांतर है तो जाएगा 10⁻3 इंटू y का मान कितना दे रखा है, y का मान दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ये y का मान हो गया। देखो x का मान कितना है 2 इंटू 10⁻2, 2 बार करोगे तो ये हो जाएगा, चलो लिख दे रहा हूँ कि 2 इंटू 10⁻2, 2 इंटू 10⁻2। अब देखो ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, देखो ऊपर क्या बचा 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल आउट,
10 पे पावर -4 नीचे बचेगा, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर कितना है 2.5 इंटू 10 पे पावर 4 के बराबर आ जाएगा, चाहे न्यूटन पर कूलाम के बराबर लिख लो। ये हमारा किसका मान आ गया, ई का मान आ गया इतना। जब हमारा ये ई का मान आ गया तो हमें देखो डी का मान यहाँ से कितना दे रखा है, डी का जो मान दे रखा है 0.5 मिलीमीटर के बराबर, 0.5 मिलीमीटर दे रखा है यहाँ से, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ से जो हमारा ई का मान आ गया वो 2.5 इंटू 10 पे पावर 4, ये देखो यहाँ से 10 पे पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 पे पावर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डी का जो मान दे रखा है वो डी का मान दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में बदल लो तो 0.5 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर के बराबर। अब ई बराबर जो होगा वो v बाई डी के होगा। अब यहाँ से v बराबर कितना निकल जाएगा, e इंटू डी, ई का मान कितना आया है 2.5 इंटू 10 पे पावर 4 और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पे पावर -3 के बराबर। चलो नीचे लिख दे रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पे पावर -3 के बराबर। देखो v का मान आ जाएगा, देखो यहाँ 0.5 है और ये 2.5 है, तो पहले सीधा गुणा करते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 25 तियाँ कितना होगा 75, तो ये हो जाएगा 75, ठीक। 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, गुणे 10 पे पावर -3 और 1 हो जाएगा +4, तो दोनों मिलकर कितना होगा 10 पे पावर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बाएं से हम किधर ले जा रहे हैं, दाएं ले जा रहे हैं, तो दाएं ले जाएंगे तो 10 पे पावर -1 से गुणा होगा, 10 पे पावर -1 तो 7.5 इंटू 10 पे पावर -1, तो ये निकल जाएगा 7.5 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर की विभवांतर आ जाएगा 7.5 वोल्ट के बराबर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि जब हमें फार्मूला याद हो तो हम इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं कि QE(x² डिवाइड बाई 2mv0² के बराबर। अगर ये पूरा का पूरा फार्मूला हमें याद है तब उस फार्मूले की कहानी से हम आसानी से इसको विभवांतर निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो, फिर दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। नोट कर लिया यहाँ तक, कैलकुलेशन सही है ना पूरा, एक बार चेक कर लो। 2.5443 कैलकुलेशन में जो गलती होगा तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, एक बार चेक कर ले रहे। अच्छा देखो यहाँ पे 25 का गुणा 5 में करोगे तो 25 पच्चे कितना होगा 125 होगा, ये गलती है। 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। 1 अंक इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 पे पावर -10, तो ये हो जाएगा 12.5 वोल्ट के बराबर। ये हमारा आ जाएगा आंसर, 7.5 नहीं आएगा, आंसर आएगा 12.5 वोल्ट। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था गुणा करने में, इसको सही कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा इतना वोल्ट के बराबर आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर तरीका बताते जो पूरा तरीका इसका करने का। नोट कर लिया, चलिए। अब देखो अगर हम इसको पूरे तरीके से करें, अगर हमें फार्मूला नहीं याद है लेकिन हमें करने का तरीका पता है कि हमें किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। देखो x डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे तोड़ के लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ x का और यहाँ पे लिख रहा हूँ y का। तो x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, वो कितना दे रखा है v0 के बराबर दे रखा है, ठीक, v0 के बराबर। देखो अच्छा y डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, वो कितना 0, शुरू में इसमें कोई वेग नहीं होता, पूरा वही कहानी चलेगा, शुरू में यहाँ पर कोई भी वेग नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है सीधा आगे की तरफ। जब ये थोड़ा आगे की तरफ अंदर जाता है तो इसमें y डायरेक्शन में तो वेग आ जाता है, लेकिन x डायरेक्शन में कोई भी वेग नहीं आता, यानी कि y डायरेक्शन में त्वरण आएगा तो और x डायरेक्शन में त्वरण होगा, वो x डायरेक्शन का त्वरण कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y डायरेक्शन का जब त्वरण आएगा वो त्वरण बराबर कितना होता है F/m के होता है। और y डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है QE, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा QE डिवाइड बाई m के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक। एक्सेलरेशन हमारा y डायरेक्शन का इतना आ गया, ठीक। अच्छा x डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो रहा है, इसको मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो है ये हमारा x के बराबर है, तो x डायरेक्शन में जो विस्थापन हो रहा है कितना हो रहा है x हो रहा है। y डायरेक्शन में इसको विस्थापन को क्या मान लो y, तो y डायरेक्शन में विस्थापन यहाँ से कितना हो रहा है y के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले x वाले की कहानी करो, जब x वाले की कहानी करोगे यहाँ से तो देखो Sx बराबर हो जाएगा S बराबर ut प्लस हाफ AT²। मान लेते हैं कि यहाँ पे समय कितना लगता है t लगता है, क्योंकि जितना समय यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक लगेगा। प्रोजेक्टाइल वाली कहानी पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब ये हमारा हो जाएगा x,
इनिशियल वेलोसिटी कितना है v नॉट, समय कितना हो गया t के बराबर, एक्सेलरेशन 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि त्वरण जो है वो 0 है, तो ये प्लस का सब 0 हो जाएगा इतना, तो x बराबर कितना निकल जाएगा v नॉट बाई टी। तो यहाँ से t का मान निकालोगे तो t का मान निकल जाएगा, देखो अगर यहाँ से हम किसका मान, t का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखो इसको ऊपर लेके जाओ तो t बराबर निकल जाएगा v नॉट, क्या लिख रहा हूँ यार, सॉरी, v नॉट इंटू टी है ना, तो t का मान निकालोगे तो इसको नीचे ले जाओगे तो t बराबर निकल जाएगा x बाई वी नॉट के बराबर। देखो पहला तरीका उन्हीं के लिए था जिसको फार्मूला याद है तब तो करो, अगर फार्मूला नहीं याद है तो ये पूरा तरीका याद रखो, इससे हमेशा हो जाएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, फार्मूले से भी गलत नहीं होगा यार, लेकिन ये तरीका याद रखो, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इससे अगर ड्राइव करने का एग्जाम में आ गया कि उसको ड्राइव करिए गमन पथ निकाले, तो ये तरीका याद रहेगा तो गमन पथ भी आसानी से निकाला जाएगा, और फार्मूला रटोगे तो बाई चांस हो सकता है भूल जाओ, ये भी कहानी हो सकती है वहां से, ठीक है। तो t का मान हमारा आ गया x बाई वी नॉट के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो y डायरेक्शन में लगा दो यही चीज, तो एस वाई बराबर हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर के बराबर, ये है y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस का हाफ, a का मान कितना है क्यू ई बाई एम, तो हो जाएगा क्यू ई बाई एम, ये हो जाएगा हमारा क्यू ई बाई एम इंटू टी का मान कितना है एक्स बाई वी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से y बराबर कितना निकल जाएगा क्यू ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m वी नॉट का स्क्वायर। देखो जो फार्मूला लिखे थे वही फार्मूला हमारा निकल के यहाँ पर आ गया, ठीक, y का मान आ गया। अब उसके बाद हमें v का मान यहाँ पर इतना दे रखा है, ठीक, तो v का मान दे रखा है, देखो v नॉट नहीं दे रखा है हमें, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं दे रखी है, प्रारंभिक वेग नहीं दे रखा, हमें इसका विभवांतर दे रखा है, तो विभवांतर v के तरीके से हम निकाल सकते हैं ना। फिर उसके बाद कहानी सेम है, तो कि जो हमारा जो होगा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर बराबर होगा, और के बराबर किसके होता है क्यू वी के बराबर होता है, तो यहाँ से इसको वी नॉट मान लो, तो यहाँ से देखो वी नॉट का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 क्यू वी डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगा तो एम वी नॉट का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, m के बराबर v नॉट बराबर, ये दोनों बराबर होता है, देखो k बराबर ये होगा और k बराबर qv के, ये भी बराबर होता है, तो यहाँ से v का मान निकालोगे तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा तो 2qv, ये विभवांतर वाला v है, v डिवाइड बाई m के बराबर, यहाँ पे मान रखोगे तो फिर से पूरी कहानी क्या बन जाएगी, वही बन जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि पहले वाला करो, मैं कहूँगा इसी तरीके से इसको करो, चित्र बनाओ, इस तरीके से एक्स वाई निकालो, एस वाई निकालो, एस वाई निकालो, एस एक्स निकालो, सब कुछ निकालो, टाइम निकालो, उस तरीके से फिर मान रख के आसानी से इसका निकाल लो, ठीक है। करने का तरीका यही अपनाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया प्रूफ करने के लिए वो वाली कहानी, तो आपको प्रूफ कैसे करोगे, अगर इस तरीके से 2-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए तो आसानी से प्रूफ हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमने अतिरिक्त प्रश्न नहीं करवाया था पहले चैप्टर का, अब वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको करोगे तो हो जाएगा, उसका वीडियो भी 2-4 दिन में जैसे टाइम मिलेगा बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिएगा, और हाँ नोट्स भी बनाइएगा अपना ज़रूर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया इसीलिए ताकि फार्मूला याद है तो फार्मूले से कर दूँ, नहीं तो इस तरीके से कर दूँ, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी